है शांत में, कोई बात नहीं, सारे रस शांत में कर, क्योंकि शांत तो उस झील की तरह है जिसके पानी में कोई लहर नहीं है, और बाकी सारे रस जो हैं वो लहरें हैं, वो लहरें हैं मन की, माइंड की। रजनीश जी के को मैं नमस्कार करके ये बोल रहा हूँ, ये बौद्ध ज्ञान के बड़े ज्ञानी है, क्योंकि वो कौन सा है जो जिसमें वेव्स हैं, हाँ, तो उसमें वो लंका बगार सूत्र में भी चिंतन है इसका, वेव्स है। अब बताइए, इस इतनी बड़ी बात के लिए आप कह रहे हैं कि इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब, कौन सा परिप्रेक्ष्य? हमें एक बच्चे ने कहा एक बार, सर ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का जो एक्सपीरियंस है ना, तो एक एब्सर्ड रस होना चाहिए। हमने कहा कि जब वो स्थायी जो बनता है, जिन अंगों से बनता है, जिन अंगों से वो रस बनना चाहिए, वो जब नहीं बनता है तो वो जो रस की जो विकृति होती है वो एब्सर्ड रस है। सीधा है। अभिनव गुप्त ने कहा कि श्रृंगार में युवा दो युवक होने चाहिए, बड़े श्रृंगारी। श्रृंगारी का मतलब ये नहीं कि हैंडसम इन दी ब्यूटी कॉन्टेस्ट सेंस, श्रृंगारी व्यक्ति, एफल्जेंट, जिसको देख के ही लोगों के मन में एक अच्छा रिस्पेक्ट का और वंडर का भाव पैदा होता है। जैसे हम आदि शंकराचार्य जी की जो पेंटिंग देखते हैं, पता नहीं वो वैसे थे कि नहीं, वो पेंटिंग देख के भी वो बड़े श्रृंगारी लगते हैं। एक पावर है आंखों में एक शक्ति है, चेहरे में एक तेज है, ये श्रृंगारी है। अब तो युवक जब श्रृंगारी है तो उनमें उनका प्रेम होता है, तो श्रृंगार रस है। और अगर वेटिंग फॉर गोदो में दो बूढ़े वही क्रियाएं करने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो वो फिर श्रृंगार नहीं, वो एब्सर्ड रस, वो विकृति है उसकी। क्योंकि जो उसके गुण हैं उनमें जो उनको जो प्रत्यक्ष करता है, उसके जो अंग हैं उनमें जो लगी हुई चीजें हैं उनमें वो गुण नहीं है, इसलिए वो रस नहीं पैदा, उसका उल्टा पैदा, विकृति पैदा होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप बेसिक और चीज देखिए, ये सारा अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार होता है। वेस्ट में कोई लंबी चौड़ी परंपरा ना दर्शन की रही, ना समाज शास्त्र की रही। हम वैसे बड़े इंप्रेस रहते हैं उनसे। परंपरा जो होती है, वो मेरी जो किताब है रति भक्ति, भारत की कथा परंपरा में, उसमें, और वो हिंदी में है पहले, उसमें मैंने एक चैप्टर परंपरा पे लिखा है। 500-600 साल का जिस देश का इतिहास है, उनकी परंपरा नहीं हो सकती। परंपरा तो हजारों वर्ष के देशों की होती है। चीन की परंपरा है, भारत की परंपरा है। चीन को, चीनियों को जितनी मर्जी भीम खिला लो, 200 साल भीम खिला लो, फिर भी जब उनकी परंपरा जोर मारेगी, जब उनका ज्ञान शक्ति में आए दिखाएगा, तो वो भीम सब निकल के फिर आपसे आगे निकल जाएंगे, जैसे कि निकले हुए हैं। इसी प्रकार भारत 1000 साल उनको पीटो, दुख दो, जुल्म करो, पर जो उसका ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, वो पुनः जागृत होगा। जब जागृत होता है तो फिर भारत वहीं नहीं रहता, फिर भारत भारत बन जाता है। और हजारों साल से होता रहा, हजारों साल से। बेबीलोनिया से भी पुरानी हमारी पॉलिटी है। बेबीलोनिया भी हमारे कंपैरिजन में मॉडर्न है। हम भूल भाग गए, तो सोचते कि भाई कुछ नहीं है, हम तो हिमालय हैं, पर हम कहते हैं ना भैया तुम गलत देख रहे हो, हिमालय तो कहीं और है, हम तो छोटी सी पहाड़ी है। ये हमारे
जैसे हनुमान जी शक्ति भूले थे, हम भी भूले बैठे, उनको याद दिलानी पड़ी। और आजकल हमें याद दिलाते हैं वेस्ट के स्कॉलर, जब वो किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो हम भी पढ़ने लग जाते हैं। पाणिनि का जिक्र शुरू हुआ, हमने पाणिनि पढ़ना शुरू कर दिया लिंग्विस्टिक्स में। अभिनव गुप्त का जिक्र शुरू हुआ तो अभिनव गुप्त पढ़ने लगे। ये हर एक की अपनी संस्कृति, उनकी जो थ्योरी है, जो हम मानते हैं कि वो तो संपूर्ण है, एडिक्वेट है, काव्य शास्त्र की थ्योरी है कि नहीं, उसको आप ध्यान से देखें वो थ्योरी क्या है। जो जिनके नाम बड़े बड़े हैं, डिकंस्ट्रक्शन और फेमिनिस्ट और साइको एनालिटिकल एंड 60s के बाद थ्योरी जो है वो है क्या? कोई भी थ्योरी नहीं है। वो सारे इन्हीं इंडिविजुअल्स ने बैठ के सोचा है कुछ और कहा कि ऐसे हो सकता है, और उसको लेके एक भी ग्रंथ का विश्लेषण नहीं हुआ पूरी तरह से। हम लोग बड़े इंप्रेस इसलिए होते हैं कि हमें समझ नहीं आती। सबसे आसान थीसिस पीएचडी का इन थ्योरीज पे होता है, क्योंकि ना स्टूडेंट को समझ आता है, ना सुपरवाइजर को समझ आता है, ना एग्जामिनर को समझ आता है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। पर डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा वो नाम चला, आएगा फूको का नाम चल रहा है। अगर ध्यान से देखिए डेरिडा क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे सोचने की जो कोटियां हैं, मेटाफिजिकल कोटियां, भौतिक नहीं, दूसरी कौन सी है? अपूर्व दृष्ट कोटियां, जैसे गॉड है, सोल है, मैन है, ये इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, ये होते नहीं है। हमने गॉड कह दिया पर गॉड होता नहीं है। ये तो जब हम लिखते हैं ना प्रबंध, तो ये प्रबंध में जीवित हो जाते हैं, बस। ये कहता है क्या मतलब है कि कुछ तथ्य जो हम मानते हैं वो तथ्य भाषा का विकल्प है, भाषा से बनते हैं। ये मिला बात क्यों बड़ी, यही बात है। अब हमारे यहाँ तो योग में विकल्प को एक ज्ञान का रूप माना गया, और भर्तृहरि ने तो कहा पूरा जगत ही भाषा का विकल्प है। तुम एक आधी कोटि में फंसे हो, हम तो कहते हैं ये सारा जगत भाषा का विकल्प है। और देखिए भेद, डिफरेंस, तो इतनी बड़ी कोटि है उसकी। भेद हमारे यहाँ अद्वैत में ऑन्टोलॉजिकल नहीं है, टेम्पररी नहीं है, एपिस्टेमोलॉजिकल कैटेगरी है। क्योंकि भेद आपको तब दिखता है जब एक से ज्यादा चीज होती है। मैं अपनी को कोशिश करता, और हमारी पूरी बुद्धि, भारत की जो बौद्धिकता है, वो भेद से अभेद हो जाती है, नॉन डिफरेंस। और वो अभेद को से दे भेद में लगे रहते हैं, खुद भी लड़ते हैं। जब अपनी लड़ाई खत्म हो जाती है तो किसी और से जाके लड़ने लग जाते हैं। और हमें भी पढ़ा लिखा के आपस में लड़ना सिखाया। ये तनी तीर्थम, ब्राह्मण लोग पानी को तीर्थ कहते हैं, दूसरे लोग तनी कहते हैं। अरे सामाजिक विखंडता है, लड़ने लगे। तो इतनी बड़ी चीजों से इतना इंप्रेस हो जाते हैं, कुछ नहीं है, तथ्य नहीं है। डेरिडा को फ्रांस में कोई नहीं देखता, नागार्जुन उनकी लाइब्रेरी में थे, और लेती निदेशन आपके यहाँ तो उपनिषदों से चली आ रही है, कौन सी नई बात हो। इसी तरह जाना चाहता, प्रश्न ये है कि उनकी जो थियरी है, अगर आप ध्यान से देखें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सारा उसका, पता नहीं आप जानते कि नहीं वेस्टर्न इतिहास में थियरी का। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ, एक तो फर्डिनेंड डी सोस्योर आए, जेनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे संस्कृत के, और जब उनकी किताब निकाल के पढ़े देखेंगे तो कोई नहीं बताएगा इंट्रोडक्शन में कि वो संस्कृत के प्रोफेसर सोस्योर जेनेवा में।
और 3 लेवल के